हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों ने लास्ट वीडियोस जो मैंने अपलोड आप लोगों के लिए की थी उनमें आप लोगों ने अपनी रिकवरी पूरी कर ली होगी। आप उन्हें बार बार भी देख सकते हैं और शायद यही एक विजन रहा था कि बच्चा कंफ्यूज होता है, भूल जाता है, तो किसी तरह से उसकी ऐसे हेल्प की जाए कि वो किसी भी टाइम उनको रिवाइज कर सके। अब ये लास्ट वीडियो है बुक 2 की थ्योरी के ऊपर, कंपनीज एक्ट में लास्ट वीडियो ये बना रहा हूँ। इसके अंदर कुछ छोटी इंफॉर्मेशन है आपके पास। और ये इंफॉर्मेशन मैं ऐसी नहीं कहूंगा कि आप इन्हें इग्नोर करें। रीजन क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जैसे कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, जैसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन। छोटी मोटी बातें हैं, तो आइए जरा इन्हें भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। इनमें हमें क्या डिफाइन किया गया है। सबसे पहले एक वर्ड हमारे पास आता है इसके अंदर, आप लिखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेके वन मार्कर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा सकता है। सब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब आप सब जानते हैं कि भाई कम से कम कितनी एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। इसको लेके ये कहा गया है कि जो आप मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी अपने मेंशन इन प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर देगी उतनी ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन मानी जाएगी। हमने कहा सर अगर मान लीजिए कंपनी ने मिनिमम नहीं मेंशन किया तो कह रहे सर प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना मैंडेटरी होता है। लेकिन सेबी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेबी अमाउंट 90% ऑफ शेयर्स इशू मानता है एज पर सेबी गाइडलाइन। तो साहब दोनों तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट क्या होती है। तो आप ये बोल सकते हैं एज मेंशन इस प्रोस्पेक्टस एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और अगर वो कहता है कि हम सेबी के अकॉर्डिंग जानना चाहें तो ये लिमिट 90% होती है। और इंपॉर्टेंट बात, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप अचीव नहीं कर पाते तो विद इन 15 डेज आपको ये पैसा रिफंड करना पड़ जाएगा। ये लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए कोई बच्चा इसमें ये आइडिया ना ले इन वीडियोस को देख के कि सर ने डिटेल में ढंग से नहीं बताया, पढ़ा नहीं रहा हूं, एमसीक्यूज के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, उन्हीं पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जामिनर चाहता है। तो विद इन 15 डेज के अंदर पैसा रिफंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसके अंदर क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। फिर देखिए सर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि एक पॉइंट है हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको लेकर कुछ ट्रीटमेंट, यानी कि बिजनेस शुरू करने से पहले, कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो खर्चे किए जाते हैं, कंपनी की फॉर्मेशन से पहले जो खर्चे किए जाते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके ऊपर अलग अलग डिस्प्यूट है। अगर हम बात करें कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से बात करें तो वो इसको फिक्टिशियस एड्स की डेफिनेशन में रखता था। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 ने ये रूल पास किया है कि जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे उनको विद इन 1 ईयर राइट ऑफ करना पड़ेगा। उनको विद इन 1 ईयर आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहली बात, जिस साल में वो खर्च हुए हैं उसी साल में उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये रूल है। और अगर उस साल में कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो जिस साल में भी कंपनी अपना P&L बनाएगी उस साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये राइट ऑफ के लिए सोर्स पैसा कहां से आएगा। तो कहता है सर फर्स्ट प्रेफरेंस। देखिए सब बच्चों को मैं डिटेल में नहीं बता सकता, पर ये बातें जो मैं लिख रहा हूं इनका याद रखिए। फर्स्ट प्रेफरेंस हम सिक्योरिटी प्रीमियम को देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल लीजिए। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस आप इसको कंपनी के बिजनेस से पैसा निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसको राइट ऑफ। तीसरी बात, इसको राइट ऑफ करने की जनरेटरी क्या हो सकती है। अब जरा मान लीजिए इसको कैसे समझाते हैं, इस एंट्री को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट, ये वन मार्कर में आ सकता है। ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि उसके पास राइट 20% पेपर ही इंटेलिजेंट बनाने का है। मैंने बताया कई बार कि 60% पेपर वो एवरेज बच्चे के लिए बनाता है और 20% पेपर बिलो एवरेज के लिए होता है और रिमेनिंग 20% पेपर मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे के लिए होता है। वहां पे ये क्वेश्चन रेस कर सकता है कि मान लीजिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट 1000 है, इसको राइट ऑफ की जनरेटरी बताइए। और हमारे को रूल ये पढ़ाया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा होना चाहिए। सपोज मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में 3000 रुपए पड़ा है, तो कहता है सर एक काम कीजिए, इसमें से 3000 रुपए में से 1000 रुपए निकाल के राइट ऑफ कीजिए। और जनरेटरी बताई जा रही है, जनरेटरी बताई जा रही है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ये जनरेटरी होगी अगर ऐसा एग्जाम में होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर सपोज करो कि मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना पैसा होता ही नहीं, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर सिर्फ 400 रुपीज पड़े होते, तो मैं क्या करता। तो मैंने कहा बेटे फिर इसकी जनरेटरी इस तरह से होती। उस केस में आप क्या करते, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि जितना पैसा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा है उतना निकाल लो,
बाकी का पैसा जो कम पड़ रहा है वो यहां लिखा हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 600 रुपीज टू आप प्रीमियरली एक्सपेंसेस, ये एंट्री कर दीजिए 1000 रुपीज। सर सपोज करो कि पहले एग्जांपल में मेरे सिक्योरिटी पे में 3000 रुपए पड़े थे, दूसरे एग्जांपल में मेरे पास सिक्योरिटी पे में 400 रुपए पड़े थे। सर अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर सपोज पैसा होता ही नहीं, मान लीजिए मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर पैसा जीरो है ही नहीं, और मुझसे एग्जामिनर पूछता है कि अब आपको राइट ऑफ की जल एंट्री करनी है, तो बेटा फिर उस केस में जल एंट्री ये होती है आपके पास, क्या, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये अमाउंट होता है 1000, ये अमाउंट होता है 1000, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती। तो बच्चों ये ध्यान से समझिएगा कि एग्जामिनर इनमें से कोई भी पोजीशन बना के आपके घर में एमसीक्यूज रख सकता है कि बताइए इनमें से प्रीमियरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने की जल एंट्री क्या होगी। दूसरी बात, वो ये भी कह सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा विद इन कितने ईयर में राइट ऑफ करना होता है, तो विद इन 1 ईयर उसको राइट ऑफ करना होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट के ऊपर, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेकंड देखते हैं इसके बाद। देखिए बच्चों इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक कंपनी अपने शेयर इशू कैसे कर सकती है। आप सब जानते हैं एक कंपनी अपने शेयर, मान लो एक फेस वैल्यू पे है शेयर, तो कंपनी अपने शेयर को फेस 10 रुपए में ही इशू कर सकती है। अगर 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए में ही इशू कर रही है, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। वेरी गुड। तो क्या कंपनी पार पे अपने शेयर को इशू करने का उसके पास राइट होता है? यस, कंपनी के पास राइट होता है। क्या एक कंपनी 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में इशू कर सकती है? यस, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो सवाल ये उठता है कि एक कंपनी अपने शेयर को जब अब फेस वैल्यू से ज्यादा भी इशू करती है, इसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। लेकिन यहीं पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेक्शन इसको परमिट करता है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 इसको परमिट करता है। और यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जामिनर, मैं गारंटी से कह सकता हूं, किसी भी एंगल से पूछ सकता है, और वो पॉइंट ये है कि जो प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिलता है, कंपनी उस पैसे को कितने पर्पज से यूज कर सकती है। क्या कंपनी प्रीमियम के पैसे को बिजनेस में लगा सकती है? आंसर है नो। कंपनी प्रीमियम से पैसा ले तो सकती है लेकिन बिजनेस में नहीं लगा सकती, पहली बात। दूसरी बात, क्या कंपनी के पास प्रीमियम को मांगने की कोई लिमिट होती है कि कंपनी 10%, 20%, 50%, 100%? आंसर है नो। कंपनी के पास प्रीमियम का पैसा मांगने की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना चाहे कंपनी प्रीमियम का पैसा मांग सकती है। तीसरा, कंपनी प्रीमियम के पैसे को कहां यूज कर सकती है? तो बेटा वो 5 पर्पस के लिए इस पैसे को यूज कर सकती है, और ये 5 पर्पस मेरे बच्चे आपको याद होने चाहिए। वो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या पूछ सकता है आपसे? प्रीमियम का पैसा या तो कंपनी बोनस इशू करने के लिए यूज कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि बोनस इशू जो होगा वो फुली पेड अप होगा। अब मैं यहाँ पे फुली पेड अप के ऊपर बहस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ, वो आपको धोखा दे सकता है। वो बोल सकता है क्या एक कंपनी पार्टली पेड अप बोनस इशू के लिए इसको यूज कर सकती है? आंसर नो। फुली पेड अप होगा बोनस इशू, तभी प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। कैसे होता है, क्यों होता है, अकाउंट इसके बारे में क्या कहता है, हमें इससे मतलब अभी नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट, कंपनी बायबैक ऑफ शेयर, अपने ही शेयर को खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। ऑप्शन थर्ड, कंपनी प्रीमियरी एक्सपेंसेस को, अभी हमने प्रीमियरी एक्सपेंस के बारे में पढ़ा, कंपनी प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। फिफ्थ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी इसका ऐसे का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वर्ड आपको शायद इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो टर्म 2 के टॉपिक से रिलेटेड है, बट नथिंग, हमें याद करना पड़ेगा, ये 5 पर्पज हमें रटने ही पड़ेंगे। तो एक कंपनी अपने शेयर को एट पार भी इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। क्या एक कंपनी अपने शेयर को 8 रुपए में इशू कर सकती है? 10 रुपए का शेयर है 8, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। क्या एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकती है? आंसर सुनिए बेटा, सेक्शन 53। सेक्शन 53 ये कहता है कि नॉट अलाउड, कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर अलाउड नहीं कर सकती, अलाउड करना नहीं है, कंपनी को ये पावर नहीं है। लेकिन साहब एक सेक्शन 54 भी है, और वो क्या कहता है कि यस, कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, लेकिन कब? कह रहा है देखिए सर, फर्स्ट, अंडर ईएसओपी स्कीम, अगर कंपनी को अपने इंप्लॉय को शेयर इशू करने हैं तो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। सेकंड, अगर एक कंपनी को अपने शेयर री इशू करने हैं, आप सब समझते होंगे री इशू क्या होता है, नहीं समझते तो सिर्फ रट लीजिए क्योंकि यहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 मार्कर क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट मुझे आपको बातें बतानी है।
तो अगर एक कंपनी री इशू अपने शेयर को कर रही है तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। और यहीं पर वो एक क्वेश्चन और पूछता है, आप सबको आना चाहिए क्वेश्चन, कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर को री इशू कर रही है तो मैक्सिमम डिस्काउंट की लिमिट कितनी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी किसी शेयर को री इशू करती है तो पहले उस कंपनी ने उसे फॉरफिटेड किया होगा। तो जो अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड होता है, जितना अमाउंट उसने फॉरफिट किया है, अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड इज ए लिमिट, इज ए लिमिट ऑफ डिस्काउंट। यानी कि जितना अमाउंट, मान लीजिए कंपनी ने, किसी शेयर होल्डर ने पहले 6 रुपए दे दिए थे और 4 रुपए देने से मना कर दिया, तो 6 रुपए कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, 6 रुपीज ही मैक्सिमम डिस्काउंट की लिमिट हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज हो जाता है। एनीवे, तो ये हमारे पास डेफिनेशन में आया। पहले मैं आपको बता दूं क्या रखा हमने, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेकर बात की, एक्सट्रीमली एक्सपेंस को लेकर हमने बात की, और तीसरी बात हमने की कंपनी अपने शेयर 3 तरीके से इशू कर सकती है। और वो कैसे कैसे, एट पार, एट प्रीमियम, प्रीमियम में क्या इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया, डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या इंपॉर्टेंट था हमने डिस्कस किया, सेक्शन भी हमने डिस्कस किया, और यहां सेक्शन पे बात हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा हूं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे एक बात करेगा, व्हाट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और नेक्स्ट बात वो आपसे करना है, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों के बारे में एक कॉमन बात बताता हूं कि ये दोनों ही शेयर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को अलॉट करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्टिकुलर जिनको हम पहले से जानते हो, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं शेयर्स इशूड इन क्लोज रिलेशनशिप। जब हम एक क्लोज रिलेशनशिप के अंदर शेयर इशू करते हैं तो भी हम इसको बोल सकते हैं कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, जिनको हम जानते हैं, ये हमारे डेटर, ये हमारे क्रेडिटर, सप्लायर, या वटएवर, कोई भी इस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। कह रहे सर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर, इसके अंदर प्री डिटरमाइंड प्राइस कंपनी पहले से दे देती है, प्री डिटरमाइंड प्राइस कंपनी हमें पहले से बता देती है कि इस प्राइस के ऊपर शेयर मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो रहने दो। तो इसके अंदर एक डिटरमाइंड प्राइस होता है जो पहले से कंपनी ऑफर कर देती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई शेयर है, उसका एमआरपी कंपनी का 100 रुपए चल रहा है, लेकिन कंपनी ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना चाहती है और वो बोलती है कि ये शेयर हम 80 रुपीज में देंगे, तो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस है, आपको लेना है तो लो। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी शेयर एमआरपी से ज्यादा पे दे, पर वो लॉजिक फिट नहीं बैठता, इसलिए कम पे ही देती है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ शेयर है वो आपको पे करनी पड़ेगी, और वो उसके कोई प्री डिटरमाइंड प्राइस नहीं होता। इनमें एक ही फर्क है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर प्री डिटरमाइंड प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, जबकि प्राइवेट के अंदर प्री डिटरमाइंड प्राइस फिक्स नहीं किया जाता। ये इसके अंदर डिफरेंस बताया जाता है। तो बच्चों ये ध्यान से पढ़िएगा, ये बात नहीं आती। एक और बढ़िया बात आता है कि राइट इशू और बोनस इशू में क्या फर्क होता है, ये भी एक बात कर लेते हैं। हालांकि राइट इशू मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, कंपनी प्रीमियम ले रही है 5 रुपए। राइट का मतलब जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, जो कंपनी के रजिस्टिंग शेयर होल्डर है और वो चाहते हैं कि शेयर खरीदना, तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब अगर कोई कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और वो चाहता है मैं शेयर नहीं खरीदना सकता, तो ना खरीदे, राइट है उसके पास। लेकिन अगर उसे शेयर खरीदना है तो उसे 15 रुपए देने पड़ेंगे। ये शेयर आपको फ्री में नहीं मिलेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। हाँ, राइट आपको खरीदने का पहले दिया गया, आप मना कर देंगे तो कंपनी ये शेयर किसी और को बेचेगी। सेकेंडली, बोनस इशू का मतलब क्या होता है। बोनस इशू का मतलब एक शेयर 10 रुपए का है, 5 में प्रीमियम, 15 रुपए मान के चलिए, लेकिन कंपनी आपसे 1 रुपया नहीं लेगी। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हीं को कंपनी मुफ्त में शेयर देगी, लेकिन फ्री में, मुफ्त में। इसमें मुफ्त में आपको शेयर मिलेगा, पर ये अलग पॉइंट है, कितने देगी, 2 के बदले 1, 1 के बदले, वो हमारा लॉजिक नहीं है। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती। राइट शेयर में आपको उतना अमाउंट देना पड़ेगा जो कंपनी अपना प्राइस ऑफर आपको कर रही है। तो बच्चों ये छोटे छोटे डेफिनेशन, छोटी छोटी बातें जो वन मार्कर के लिए आपके दिमाग में होनी चाहिए, मैंने इस वीडियो में आपको डिफाइन किया, और होपफुली आप लोग ध्यान से पढ़ भी रहे होंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो मैं आप वीडियो बनाऊंगा वो मेरी बुक 3 की थ्योरी के ऊपर रहेगी, कि उसमें भी काफी कंफ्यूजिंग कंटेंट है जहां बच्चा बार बार कंफ्यूज हो जाता है। तो वेट कीजिए फॉर बुक 3। थैंक यू सो मच, टेक केयर।